चलिए आपके एनसीईआरटी बुक में उदाहरण 1.1 का प्रश्न है और उसको सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न सीधा सा है, किसी एक भुजा 7.203 मीटर है, उचित सार्थक अंकों तक कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करिए। अब इसमें आपको ये समझना है कि सवाल गणित का है, पर लगाना फिजिक्स है ना, उस पर ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पर देखो जो घन की भुजा दी है वो 7.203 मीटर दी है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं भाई? 4 सार्थक अंक हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इसका आंसर निकालेंगे, चाहे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें या पृष्ठ का आयतन निकालेंगे, तो उसमें 10 अंक आ जाएं, तो आपको उसको इतना छोटा कर देना है वो कितने अंकों का बन जाए? 4 अंक का। यदि यहाँ पर सार्थक अंक 4 दिए हैं तो उत्तर में भी सार्थक अंक कितने रखना है? 4 रखना, बस इतना समझना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो जो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 6a²। a माने भुजा। ठीक है, तो इस सूत्र में रखते हैं, ये मैं 6 रख दिया और ये a का मान 7.203 का स्क्वायर रख दिया। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, रफ साइड कर लेना, और जितना आए उसमें 6 का गुणा कर दूं, तो इतनी बड़ी संख्या आ गई। इसमें सार्थक अंकों की संख्या गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सार्थक अंक हैं? 9। आप पढ़े हैं कि यदि शून्य नहीं है तो शून्य के बिना जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके अंक क्या माने जाते हैं? सार्थक अंक। अब इस 9 अंक को किस में कन्वर्ट करना है? 4 अंक में। फिजिक्स कहती है कि जो प्रश्न में दिया हो उतने सार्थक अंक किस में होना चाहिए? उत्तर में। तो इसका अब राउंडिंग ऑफ करेंगे। कल बताया था राउंडिंग ऑफ, है ना। यदि अंतिम का अंक 5 से अधिक है तो 1 जुड़ जाएगा पहले, और यदि कम है तो कुछ नहीं होगा। ठीक, इसी को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं 4 को हटाता, मुझे इतना लाना है, यहाँ तक 4 अंक इतना हो जा रहा है ना, इतना तक छोटा करना है। तो चलो हम देखते हैं, इसको हटाएंगे तो 5 में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है। अब देखो, यदि 5 हटाओगे तो ये देखना कि इधर सम है, 5 के पहले क्या है? सम। तो क्या नियम बताया था? सम होगा तो कुछ नहीं होगा, इसका भी कुछ नहीं हुआ। यदि 2 हटाएंगे तो ये 5 से क्या है? कम है, मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा। और यदि मैं 9 हटाऊं, है ना, तो ये 5 से ज़्यादा 1 जुड़ जाएगा, 9 एक क्या हो जाएगा? 10। हासिल आएगी तो कितना बन जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 311.3। अक्सर लड़के गलती करते हैं, अरे 4 अंक में देना, इतना ही कर देते हैं। आपको राउंड ऑफ करके 4 अंक देना है ना। ऐसे देखेंगे तो 4 अंक कितने में ही खत्म हो गए। लेकिन आप ये सोचो कि इस 9 को हटाएंगे तो ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए 1 इधर जुड़ जाएगा, तो ये 311.3। यदि पीछे का नहीं देखते तो इतना भर देख लो, इसके बाद वाला यार। समझ में आ गया? तो इस तरह से इसका अब ये उत्तर कितने अंकों में हो गया? 4 अंकों में। यही तो हमको चाहिए। ठीक है, तो आपको ये गणित लगाना है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स समझाना है कि हम 4 में क्यों लिखें, क्योंकि हमको उत्तर कितने में देना है? 4 सार्थक अंक में। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं आयतन की। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो भुजा का मान कितना है? 7.273। इसका घात 3 है, मतलब इसको 3 बार गुणा करोगे, 7.203 गुणे 7.203, उतना गुणा करने के बाद जब आ जाए फिर से 7.203 का गुणा कर दो, ये आएगा। ठीक है, तो गुणा तो कर लोगे, लेकिन हमको कितने अंक चाहिए? यहाँ से देख लो कितने अंक चाहिए? 4। अब मान लो इसके 7 के बाद क्या है? 1 है, तो 1 को हटाने पर इधर का अंक बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, 5 से कम है, मतलब ये क्या हो गया? यही 373.7। 4 अंकों तक उत्तर कर देना है।
तो दोनों उत्तर कितने अंकों में लिखे गए हैं? 4 सार्थक अंकों में लिखे गए हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो जब गुणा करना हो, भाग करना हो, घटाना हो, जोड़ना हो, तो आपको ध्यान रखना है यदि बहुत सारी संख्याएं दी हैं तो उनमें से जो सबसे कम सार्थक अंक वाला होगा उतने का उत्तर दिया जाता है। यदि इसके साथ कोई और होता कि इसके साथ जो है 7.3 का गुणा करो, इस संख्या में इतने का क्या करो? गुणा। अब गुणा करने के बाद पहले ये देखो कि इसमें कितने चार सार्थक अंक हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2। कम किस में है? इसमें। तो गुणा करने के बाद उत्तर कितने अंकों का होना चाहिए? जो कम हो, 2 अंकों का होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो चलो अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक। अब यहाँ पर उदाहरण 2 है। केवल इन प्रश्नों से ये चेक कर रहा है कि आपसे सार्थक अंक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए, किसी पदार्थ का द्रव्यमान 5.74 ग्राम और आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, घनत्व ज्ञात करिए। फिजिक्स का प्रश्न है, उदाहरण 1.2 का। ठीक है। तो द्रव्यमान कितना दिया है? 5.74। कितने सार्थक अंक हैं भाई इसमें? 3 है। ये 3 सार्थक अंक लिख दिया। इसके बाद आयतन कितना दिया है? 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। उत्तर आएगा तो उत्तर कितने अंकों का होना चाहिए? 2 अंकों का। इन दोनों में या जितनी भी संख्या दी है उसमें जो कम होगा। क्लियर हुआ इतना? अब यहां पर हमको क्या पूछता है? घनत्व। तो घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। तो सीधे द्रव्यमान का मान कितना है? 5.74। और यहाँ आयतन का मान कितना है? 1.2। यदि आप इसको भाग कर दोगे, हल कर दोगे, तो 4.7833 ऐसे आ रहा है। उत्तर कितने में चाहिए? तो 2 अंक इसमें पहले ऐसे छांट लो कि हाँ यार इतने में उत्तर चाहिए। इसके बाद का अंक देख लो, क्या है? 8। 8 को हटाना है तो 5 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो इसमें 1 जोड़ दोगे, कितना आया? 4.8 ग्राम। 2 अंकों का सार्थक अंक हो गया। समझ में आया ये? तो गणित में भी जब सवाल हल करोगे इसमें फिजिक्स में, तो ये देखना है कि सार्थक अंक कम किस में है, उतने अंकों में आपको उत्तर देना है। अब जब गणित में करना होता, मास्टर साहब गलत कर देते, इतना छोटा उत्तर काहे ला देते हो? फिजिक्स में उल्टा हो रहा, मास्टर साहब सही कर रहे हैं छोटा करने को। वहाँ पर गणित में इतना छोटा कर देते तो बोलते गलत कर दियो, गुणा सही सही करके लाओ, भाग कर सही करके लाओ। और ये कहता है कि भाई सार्थक अंक के हिसाब से लिख के लाओ, छोटे करके लाओ। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, उदाहरण 1.3 का है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान 5.74 ग्राम और दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान 1.2 ग्राम। कुल द्रव्यमान पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? कुल। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़। तो चलो इनको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये पता करो कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं भाई? 3। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? उत्तर कितने में होना चाहिए? 2 में, जिसमें कम होगा। जोड़ के देखते हैं। 5.74 और ये क्या जोड़ना है? 1.2। दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ ये होता है कि दशमलव दशमलव के नीचे रहे। इसमें घटता है तो ये शून्य उतार लिए। अब ये आ गया 4। 7 2 कितना हो गया? 9 दशमलव 5 1 6। अब मुझे इस 4 को छोड़ना है, तब ना 2 अंक होगा। तो 4 5 से कम है कि ज़्यादा है? यहाँ पर ये ध्यान देना, राउंडिंग आप करना है। कम है तो उत्तर कितना आएगा? 6.9। 2 सार्थक अंक में उत्तर देना है। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के अब आपको इन सवालों से समझना क्या है कि आप जोड़ करो, घटाना करो, गुणा करो, भाग करो, उन संख्याओं में सार्थक अंक देख लो। जिस संख्या में सार्थक अंक कम होगा उत्तर कम सार्थक अंक के बराबर देना है। ठीक है। हाँ जी, एनसीईआरटी बुक का 1.4 का टॉपिक है
भौतिक राशियों की विमाएं, पर विमा होती क्या है? इसके पहले हम पढ़े हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो दूसरे पर क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। और एक हम पढ़ लिए हैं क्या, मूल राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं होती। तो जो भौतिक राशियां हैं उनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर घात लगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विमा, है ना। क्या है, हो गया, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किसके ऊपर घात लगाएंगे, मूल राशि के ऊपर, तो उस घात को हम क्या कहेंगे, विमा कहेंगे। परिभाषा याद हो गई? पहले परिभाषा याद करो, क्या, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घात लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, विमा कहा जाता है। अभी उदाहरण में समझेंगे। देखिए, किसी भौतिक राशि की वे घातें जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए कहाँ पर लगाई जाती हैं, मूल राशियों पर लगाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, विमाएं कहलाती हैं। और सभी भौतिक राशियां 7 मूल राशियों के संयोजन से व्यक्त की जाती हैं। जैसे मान के चलो कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 से व्यक्त करते हैं, उसी तरह कितनी भी भौतिक राशियां हो हम 7 मूल राशियों से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, और उसके ऊपर घात लगा के व्यक्त करते हैं, तो उसकी क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। पहले मूल राशियों की विमाएं समझते हैं, फिर अन्य राशियों की विमाओं को समझेंगे, ठीक है। देखो, लंबाई की जो विमा होती है वो L से दर्शाते हैं। इसकी घात कितनी होगी, 1। कुछ नहीं लिखा तो क्या मानोगे, 1, माने लंबाई की विमा क्या है, 1 है। जो घात लगाई जाती है उसको ना विमा कहते हैं। ये लंबाई मूल राशि हो गई, मूल राशि को पर घात लगा दो, उस घात को क्या कहेंगे, विमा कहेंगे। इसी तरह से द्रव्यमान के लिए क्या हो गया, M, और उसकी बीमा भी क्या होगी, 1। इनकी सबकी बीमा 1 ही होती है, ठीक है। समय के लिए क्या, T। अच्छा, इसका L का मतलब लेंथ से है, M का मतलब मास बोलते हैं ना द्रव्यमान को, और समय को क्या बोलते हैं, टाइम, इसलिए T से दर्शा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको उसमें मत ले जाना, मात्रक का संकेत और है ना, कि भाई मात्रक में कुछ और लेते हैं लेकिन बीमा में इनको कुछ और लेते हैं, जान गए। मात्रक अलग चीज है और विमा अलग चीज है, इसका संकेत अलग होता है, ठीक है। यहां मत समझ लें कि लंबाई का मात्रक तो मीटर पढ़े थे तो मीटर की घात 1 होना चाहिए, मीटर नहीं, आपको भौतिक राशि समझना है। अब तो डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो, विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, उसका बीमा भी ए से ही दर्शाते हैं। इनका 3 ठो का भर अलग है, बाकी सबका एक जैसे, जो मात्रक है उसी तरह से क्या है, विमा है, लेकिन इनका अलग है, मात्रक कुछ और होता है, विमा कुछ और होती है। ये सिर्फ 3 में है, जैसे मात्रक इसका सेकंड होता है लेकिन विमा टी है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है लेकिन विमा एम है, और इसका मात्रक मीटर होता है लेकिन बीमा क्या है, एल है। लेकिन बाकी की बीमा जो मात्रक है वही इसकी क्या है, बीमा है। बस 3 भर को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, यहां पर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और उसको दर्शाते किससे थे, ए से, तो ए उसका मात्रक भी है और ए इसका बीमा भी है। जैसा बीमा पूछे तो ए, मात्रक पूछे तो ए, ठीक है। इसी तरह से ऊष्मागतिक ताप का मात्रक क्या पढ़े हो, केल्विन, संकेत पर क्या पढ़े हो, के, उसी के को यहां पर बीमा भी मानते हैं। ये कहीं कहीं पर थीटा भी लिखा रहता है, तो थीटा का मतलब भी आपको ताप से समझना है। कहीं थीटा लिखा रहे उसका मतलब भी क्या समझना है, ताप की विमा, ठीक है। और ज्योति तीव्रता की विमा CD। मैं पूछता ज्योति तीव्रता का मात्रक, वो भी क्या, CD, है ना। और पदार्थ की मात्रा का विमा मोल। तो इसमें जो यहां से आप देख रहे हो जो मात्रक है वही क्या है, विमा है, जान गए, ठीक है। परिभाषा फिर से करते हैं, क्या थी परिभाषा, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के ऊपर जो घात लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, विमा कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ उदाहरण की। यहाँ पर लिखा है आयतन, तो जो आयतन का सूत्र होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या है, ऊंचाई। तो आयतन की विमा क्या हो जाएगी, ये हमको निकालना है। मैं कल बताया था कि भले इसमें लंबाई लिखी है
उसी को लंबाई समझना है, उसी को चौड़ाई समझना है, उसी को ऊंचाई समझना है, उसी को गहराई समझना है, उसी को दूरी समझना है, उसी को विस्थापन समझना है। लंबाई पूछे तब भी यल, चौड़ाई पूछे तब भी यल, विस्थापन पूछे तब भी यल, दूरी पूछे तब भी यल, जिसको मीटर में नाप सकते हो, गहराई पूछोगे तब भी यल। ठीक है, तो अलग से नहीं समझना है उनको। तो लंबाई की बीमा क्या हो गई, एल, चौड़ाई की बीमा क्या हो गई, एल, और ऊंचाई की बीमा क्या हो गई, एल। 3 बार एल हुआ तो क्या हो गया, एल की घात 3। इसको बड़ा कोष्टक लगा के लिखा जाता है। तो आयतन की बीमा क्या हो गई, लंबाई की 3 घात। इसकी घात ना करते हैं, लंबाई कितनी बार, 3 बार, वो क्या कहलाएगा, आयतन की बीमा। लंबाई कौन सी राशि है, मूल राशि। ठीक है, अब देखो इससे परिभाषा बना सकते हैं, भौतिक राशि हो गई। किसी भौतिक राशि को, फिर इसका नाम लो, मूल राशि के ऊपर घात लगा के व्यक्त करते हैं तो इसे बीमा कहते हैं। याद करना ही नहीं, इसको देख लेना उदाहरण से, बोलो तो फिर इसका नाम बोलो। किसी भौतिक राशि का फिर इसके ऊपर मूल राशि के ऊपर घात लगा के व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बीमा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आयतन की बीमा को यदि एक जमा करके लिखा जाए, जैसे बीमा का जो क्रम है वो बोल देते हैं कि भैया m है, l है, t है। ठीक है, लेकिन m का मान नहीं है तो 0, l t का मान नहीं है तो 0, और यहाँ पर कितना हो गया, क्यूब। जैसे मुझे कोई है ना, हाँ, कोई फंक्शन करना है तो मैं 3 ठो कुर्सी लगा दिया कि यहाँ पर चीफ गेस्ट बैठेंगे, यहाँ पर गेस्ट बैठेंगे और यहाँ पर अध्यक्ष बैठेंगे। ठीक है, अब गेस्ट तो आ गए पर हमारे चीफ गेस्ट और वो अध्यक्ष नहीं आए, है ना, तो उनका हम खाली कुर्सी छोड़ देंगे, जब आएंगे तब बैठ जाएंगे, कहीं आ ना जाए यार। ऐसे है कि जब आएंगे तब इनको देखा जाएगा, अभी नहीं है तो लिख दो। तो ये भी सही है और ये भी सही, यदि तीनों को जमा के लिखोगे तो m0 l3 t0 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह से m0 का मतलब है उसका मान 1 है, उसका मान क्या है, 1 है, खाली है, कुछ नहीं है, किसी की घात 1 हो। ठीक है, ऐसा है। मतलब हम ये बताना चाहते हैं भाई इसमें द्रव्यमान कितना है आयतन में, कुछ नहीं है, 0 है। लंबाई कितना है, 3 बार है। समय कितना है, 0 है। हमको लंबाई, वो द्रव्यमान, लंबाई और समय के क्रम में लिखना होता, तीनों को बताना होता कि है कि नहीं है। घर में 3 ठो लड़का है, हम वहाँ से आए, पूछ लिए कि भाई ये बड़का वाला है, नहीं है, 0 कह दिए। और ये दूसरा वाला है, बोले हाँ, वही वही तो नाच रहा है, यहाँ भी जहाँ देखो वही वही देख रहा, 3 जगह वही। ठीक है, और ये छोटका वाला, उसका भी पता नहीं है, ऐसे समझ लो। पर हमारे घर में है, इस घर में उनको रखना है, बताना है कि है कि नहीं है। नानी के चला गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं। और दूसरा उदाहरण क्या है, यहाँ पर बल। लेकिन ये अचानक से बल आ गया ना तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि खैर 9th 9th में पढ़े होंगे कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। जब सूत्र पता होगा तभी ना आप उसको लिख सकते हो। तो इसको पहले बदलते हैं, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ये लिख दिया द्रव्यमान। अभी शुरू में देख रहे हो, फिर रट जाएगा तो कुछ नहीं, द्रव्यमान लिख दिया। द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है कि नहीं है, है, कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण है क्या, तो इसको बदलते हैं यार मूल भौतिक राशि में। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। ठीक है, अब समय तो मूल राशि है पर वेग नहीं है, वेग को भी बदल लो यार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और सूत्र बदलता हूं, द्रव्यमान हो गया गुणे बटे में क्या हो गया, समय। अब वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल का जो सूत्र होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। तो अब मैं लिख देता हूं ये दूरी और बटे में क्या हो गया, समय। ये समय अलग था, वो तो पहले वाला समय। अब ये सब मूल राशियों में हो गए, तो सूत्र को इतना बदलो कि वो छोटे छोटे भाग में आ जाए। अब इसमें आप इसको अलग अलग जान सकते हो, इसका हम रख देते हैं क्या है। ये लाइन समझ में आ गई, दोबारा रिपीट करूं, आए, हाँ हाँ, ऐसे इसको करना पड़ता है, उसको मूल राशियों में बदल दो। फिर आपको जब पता चल जाएगा कि त्वरण का इतना होता तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो यहाँ पर करते हैं। बताओ यार, द्रव्यमान के लिए क्या लिखा जाता है,
m, द्रव्यमान के लिए क्या हो गया, m, मास हो गया। ठीक है, दूरी के लिए क्या लिखा, ये लिख देता हूं गुणे, दूरी के लिए क्या लिखा जाता है, l। मैं भी बताया, चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन कुछ भी हो, क्या लिखोगे, l। और समय के लिए क्या लिखते हैं, t, और गुणे में क्या हो गया, t। अब इसको सब ऊपर एक बड़का कोठा बनाओ, उसमें ध्यान दो इसको। ठीक है, तो चलो देखते हैं, क्रम से देखना, पहले m देखो और कहीं है क्या नहीं है, तो m लिख देते हैं। मन पड़े तो घात लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा है तब भी मान लेंगे कि लगा है, m1 हो गया। आए, जब ना हो तब लगाना, इसमें तो है, पहले इनको सजा के देख लो कि एमएलटी के फार्म में है कि नहीं, यम है तब जीरो कहेंगे भैया जब है तो। ठीक है, ना होता तो लगा देते। ठीक है, एल कितनी बार है यहाँ, एक बार, तो ये मैं क्या लिख दिया, L1, 1 लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखते जरूरी नहीं। अब T कितनी बार है, 2 बार, तो इसको T की घात 2 हो जाएगी, इसको ऊपर लिखोगे तो T की घात क्या हो गई, -2 हो गई। इसको पावर नहीं पढ़ते, M1 L1 T -2 ऐसा पढ़ते हैं, पावर नहीं पढ़ते, घात को बताना है। अब ये, हाँ अच्छा, माइनस कैसे आ गया, मुझे ये बताओ, यदि यहां पर x है, इसको मैं ऊपर लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, नहीं, इसकी घात 1 है, यदि ऊपर लिखूंगा तो x की घात क्या हो जाएगी, -1। घात को जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो किस में हो जाती है, माइनस में। ऐसे ही t की घात यहां नीचे क्या हो गई, 2, तो जब ऊपर ले जाओगे तो t की घात क्या हो जाएगी, -2। ये t नीचे ना है, लिख कहाँ रहे हैं, ऊपर, इसलिए माइनस में आ गया। क्लियर हो गया, तो इस तरह से यहां पर बीमाएं होती है, तो बीमा समझ में आ गया। ठीक है, हाँ जी, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है, देख रहे हो क्या, कौन सा टॉपिक है, विमी सूत्र और विमी समीकरण। और इसके पहले हम विमा पढ़े हैं, अब बीच में घुस गया सूत्र क्या है, फिर समीकरण क्या है, 3 चीजें होती हैं। पहले हम क्या पढ़े, विमा, तो हम मूल भौतिक राशि के ऊपर जो घात लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विमा। उस विमा को कोष्ठक के भीतर रख दो तो क्या कहलाने लगता है, विमी सूत्र। जैसे अभी आपने आयतन का निकाला था L3, ये सिर्फ क्या है, विमा है, ये क्या है, विमा है। यदि आप इसमें कोष्ठक लगा देते हैं तो ये क्या कहला गया, विमी सूत्र कहला गया। यदि इसमें बराबर करके कि ये किसका है, आयतन लगा दिए, ये विमी समीकरण कहला गया। समझ में आ गया। यदि मूल राशि के ऊपर सिर्फ घात लगाते हो उसे क्या कहेंगे, विमा। उस घात को कोष्ठक के वर्ग कोष्ठक, इसको कौन सा कोष्ठक बोलते हैं, वर्ग कोष्ठक, बड़ा छोटा नहीं बोलना, क्या बोलना है, वर्ग कोष्ठक के भीतर रखते हो, वो क्या कहला जाएगी, विमी सूत्र। वो क्या कहलाया, विमा। हाँ, और यदि भौतिक राशि को उसके विमी सूत्र के बराबर लिख देते हो तो वो क्या कहलाता है, विमी समीकरण। समीकरण का मतलब ही है कि उसके बीच में बराबर लगा है। समीकरण माने क्या, कि दो संख्याओं के बीच में बराबर लग जाए, माने वो क्या कहलाता है, समीकरण। यदि मैं x + y = 5 लिख दूं, माने ये क्या है, समीकरण। x = 5 लिख दूं, ये भी क्या है, समीकरण। जिसके बीच में बराबर है माने समान है। समीकरण का मतलब दोनों पक्ष क्या है, समान है, तो इसको समीकरण बोलते हैं। चलिए अब इसके भाषा समझते हैं, क्या है ये। तो देखिए, किसी भौतिक राशि के मूल राशियों पर निर्भरता दर्शाने वाला व्यंजक उस राशि का विमी सूत्र कहलाता है। यदि आप ये परिभाषा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल लिख दीजिए कि किसी भौतिक राशि की विमा को वर्ग कोष्ठक के अंदर लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विमी सूत्र कहते हैं। और जो वर्ग कोष्ठक दर्शा रहा वही तो उसका व्यंजक कहला गया। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गया। चलो क्या बोलोगे, इसका नाम लो, किसी भौतिक राशि की विमा को, फिर ये वर्ग कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं, विमी सूत्र कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे वेग है, वेग का सूत्र क्या है, तो अब इसको निकालते हैं। जैसे बोले तो सर ये डायरेक्ट लिखा है, निकालेंगे कैसे, है ना। तो यहीं पर मैं लिख दूं क्या, दूरी के लिए क्या लिखा जाता है, विमा बताओ, दूरी की L, बटा लगा है ना, थोड़ा तिरछा लगा है, मैं ऐसे लगा दूं। समय का क्या होता है, T। अब बताओ, L ऊपर है तो L लिख दिया, T नीचे है, इसकी घात कुछ नहीं है, ऊपर लिखोगे -1 हो गया, LT -1 इसकी विमा हो गई।
ये कोष्ठक लगा दिए, विमी सूत्र कहला गया, है ना, समझ में आ गया। और बराबर लगा दोगे, वेग के बराबर ये लिख दोगे तो विमी समीकरण कहलाएगा। समीकरण भी देखते हैं। अब देखो त्वरण का है तो क्या लिखा है, वेग बटे समय। यहां पर वेग का लिख दो पहले, वेग का क्या आया है, हम बताओ भाई। यहां से अब घबरा जाओगे कि अब त्वरण में क्या लिख गया, वेग, लेकिन वेग का क्या निकाले हो, तो वेग की जगह क्या लिख दूं, LT-1। ये किसका विमी सूत्र हो गया, वेग का। समझ में आ गया। मतलब आपको त्वरण निकालना है तो पहले वेग का विमी सूत्र निकालो। याद है तो ठीक है, नहीं है तो उसका पहले विमी सूत्र निकालो, फिर ये लिखो। फिर बटे में क्या है, ये कितना बटे में हो गया, टी, तो टी कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, -1 है, ये ऊपर जाएगा तो और -1 हो जाएगा, है ना, प्लस ना हो गया। LT-1 तो पहले से था, ये टी की घात और चली जाएगी तो ये -1 और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, LT-2, ये आ गया इसका LT-2। इस तरह से निकालना होता है भाई। ठीक है, अब चलिए बल का बात करते हैं। अब बल के लिए देखते हैं। अब आप लोग बताओगे, बल का सूत्र है M×A, माने द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलो अब मुझे बताओ, द्रव्यमान के लिए क्या लिखोगे, M लिख दिया। त्वरण के लिए निकाल चुके हो, त्वरण वाला सूत्र, ये त्वरण की जगह त्वरण का लिख दो, क्या है, LT-2। अब ये अलग अलग कोठा में है, इकट्ठा बंद कर दो, क्या हो जाएगा, MLT-2, ये इसका सूत्र आ गया। ऐसे तो विमी सूत्र निकालते हैं। कुछ का विमी सूत्र आपको याद करना पड़ेगा तो सरल रहेगा। नहीं, मान लो मैं बल का पूछा तो पहले किसका निकालोगे, त्वरण का। अब त्वरण का निकालना है तो उसके पहले क्या निकालोगे, वेग का, तब 3 बार में पहुंचोगे। इससे अच्छा भैया वेग का याद कर लो, त्वरण का याद कर लो, बल का याद कर लो, कुछ चीज़ों का याद करोगे तो बाकी सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। 8-10 आपको याद करना पड़ेगा, और याद नहीं करना है, सवाल लगाओगे अपने आप याद होते हैं। ठीक है, गणित का नियम है, सूत्र याद नहीं करना है, सूत्र से आधारित सवाल लगाना है, सूत्र अपने आप याद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। चलिए अब आगे बात करते हैं, कार्य बराबर या कार्य हो या उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। सूत्र क्या लिखा है, F माने बल और बल गुणे दूरी। बताओ बल की बीमा लिखना पड़ेगा ना, पहले ऊपर निकाल चुके हो, क्या है बल का, MLT-2। ये मैं तो बल का लिख दिया, गुणे में क्या लिखा है, दूरी का क्या होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, L। अब इन सबको मिला दो तो क्या बनेगा, M, पहले सब देख लो, एक एक से देखना, M है कहीं, उसी तरह छाप दो, L है 1 और 2, कितनी हो गया, L2, और ये क्या हो जाएगा, ये -2 था ना, -2, ये किसका हो गया, कार्य का विमी सूत्र हो गया, ऊर्जा का विमी सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे वाले हिस्से में, ये है शक्ति। शक्ति का क्या होता है, कार्य बटे समय, मतलब इसके लिए कार्य का विमी सूत्र होना चाहिए। ठीक है, तो कार्य का विमी सूत्र क्या है, देख लो, ये हो गया ML2T-2, और बटे में क्या लिखना है, समय। समय का क्या हो गया, T, तो ये हो गया M, और कहीं नहीं है ना, L भी कहीं नहीं है, T 2 जगह, इसके बारे में सोचना है। तो काट नहीं देना है टी को, या ऐसा ऐसा कट जाएगा। इसकी घात 1 है, घात को ले जाओगे, टी को ना ले जाओगे, किसको ले जाओगे, घात को, तो +1 का क्या हो जाएगा, -1, तो -2 तो पहले से है, -1 और दे दोगे, कितना हो जाए, -3। ये इसका क्या हो गया, शक्ति का हो गया। ये वही विमी सूत्र हैं जो आपको याद करना है। इतना याद रहेगा तो फिर आप सारी चीज़ें कर सकते हो, चाहे जो जिसका विमी सूत्र बन जाए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, विमी समीकरण भी समझते हैं। ठीक है, कि विमी समीकरण क्या होता है। तो अभी मैं बोला कि जब आपके पास विमी सूत्र मिल गया और दूसरा भौतिक राशि मिल गई, दोनों के बीच में काहे का चिन्ह लगा दो, बराबर का, वो क्या बन जाएगा, विमी समीकरण। तो देखो, जब किसी भौतिक राशि को उसके विमी सूत्र के कैसे लिख दिया जाता है, बराबर लिखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, विमी। जैसे आयतन है, ये भौतिक राशि हो गई, अभी निकाले थे M0 L3 T0,
ये इसकी क्या कहला गया, विमी सूत्र। कोष्टक लगाए तो विमी सूत्र कहला गया, इसके बीच में बराबर लगा दिए, क्या बन गया, विमी समीकरण। ठीक है, ये है वेग। वेग को v से भी लिखते हैं और u से, प्रारंभिक वेग हो तो u। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, 20 की स्पीड से जा रहे हो, तो वो आपका प्रारंभिक वेग आया, ठीक है। लेकिन अचानक आपको अच्छी रोड मिली, स्पीड आप बढ़ा लिए, अब आपकी 20 की 40 हो गई, वो आपका क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। तो अंतिम वेग को किससे लिखते हैं, v से, है वेग है, ठीक है। जैसे सभी लड़के हो पर एक का नाम कुछ और है, एक का नाम कुछ और है, नाम अलग कर देते हैं, तो है वेग है, एक प्रारंभिक है एक अंतिम, पर बीमी सूत्र वही रहेगा, ठीक है। तो वेग का बीमी सूत्र LT-1 पढ़े थे, क्या पढ़े थे, LT-1। m नहीं था, m0 लिख सकते हो, दोनों सही है। न लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मान लो कहीं जोड़ी मिलाने के लिए आ गया तो बोलोगे ना यार ये इसमें 0 नहीं था, हम पढ़े हैं इसमें 0 लगा है, तो समझ जाना कि 0 नहीं, हमको यही भर देखना है, LT-1, ऐसा यार, है ना। अब बल का MLT-2 और घनत्व का ML-3 0। घनत्व का निकाल देते हैं यार, आया आ गया, ऊपर तो नहीं देखे ना। घनत्व क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान और बटे में क्या होता है, आयतन। चलो निकाल के देखते हैं। भैया द्रव्यमान का क्या है, m, आयतन का यहीं से देख लो क्या है, L3, 0 वाले छोड़ दो, क्या है, L3। चलो जमा के बताओ, m, L ऊपर जाएगा तो L-3, और T भी लिखना है तो T में क्या लिख दो, 0। देखो ऐसे तो बीमी सूत्र निकालते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर कल देखेंगे इससे आधारित कुछ और प्रश्न, क्या उपयोग है, क्यों पढ़े। MKS का मतलब ये होता है कि ये एक मापन की पद्धति थी, मात्रक जैसे हम यूज करते हैं किसी के मापन के लिए, तो मात्रक की एक पद्धति थी कि हम लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, द्रव्यमान को किससे नापते हैं, किलोग्राम में, और समय को किससे नापते हैं, सेकेंड में। तो इस पद्धति का नाम क्या होता है, MKS। बाद में इसी में सुधार कर दिया गया, तो यही क्या बन गई है, SI पद्धति। पहले इसमें 3 ही भौतिक राशि थी और इसमें और भौतिक राशि को जोड़ दिया गया, 4-7 भौतिक राशियां बना दी गई, SI मात्रक बन गया। तो इसका MKS का उपयोग जब SI पद्धति नहीं थी तो अलग अलग देश, जैसे मान लो अमेरिका में कुछ और है, जर्मनी में कुछ और है, कुछ देश इसको मानते थे, कुछ देश FPS मानते थे, कुछ देश CGS मानते थे, है ना, अलग अलग मानते थे। तो ये अलग अलग कंट्री करती थी। जैसे मेरे यहाँ रुपया चलता है, लेकिन यहाँ पर चीन में चले जाओगे तो रूबल चलता है, ठीक है, अमेरिका में चले जाओ तो डॉलर चलता है। अभी रुपयों में तो एक जैसे नहीं आया कि एक जैसे रुपया पूरे दुनिया में होना चाहिए यार, मात्रक तो हम बना लिए, अभी वो सिस्टम नहीं बैठता, सब बोलते मेरा रुपया अच्छा है, इस चक्कर में हो ही नहीं रहा, ठीक है।